बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं आखिर कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सार्थक जीवन के बिना विकास अधूरा है। सार्थक जीवन के बिना विकास अधूरा है। आप एक सार्थक जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं, पहले समझिए। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है सफल। ठीक है, सार्थक का मतलब क्या होता है भाई? सफल जीवन। ठीक है, विकास सार्थक जीवन के बिना जो है विकास अधूरा है। देखिए, कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लो, ठीक है, लेकिन अगर आपके समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो इसका मतलब क्या आप बिल्कुल सार्थक जीवन व्यतीत कर रहे हो? क्या आपका जीवन बिल्कुल सफल जीवन है? तो कहोगे भैया नहीं। तो यही तो मतलब है कि भाई देखो, सार्थक जीवन का मतलब होता है जिसमें पैसा भी हो, जिसमें इज्जत भी हो, जिसमें वेल्थ मतलब समझो कि गुडविल भी आपकी बनी हुई हो, जिसमें हर एक चीज हो, उसी को तो कहते हैं सार्थक जीवन। तो सार्थक जीवन के बिना डेवलपमेंट अधूरा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, सार्थक जीवन के बिना विकास अधूरा है। इसका मतलब है कि विकास का उद्देश्य केवल आय पैसे बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि आर्थिक प्रगति करना होता है। ठीक है, बल्कि व्यक्ति के एक ऐसा जीवन प्रदान करना होता है जिसमें उसको सम्मान मिले, स्वतंत्रता मिले, अवसर मिले। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो सार्थक जीवन है, ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो सार्थक जीवन है वो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं होती है भाई? इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे सबसे पहला चीज क्या लिखा है, सार्थक जीवन की विशेषताएं। पहला, मूलभूत सुविधाएं वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, व्यापार रोजगार अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता और विकल्पों का विस्तार, यानी कि उसके पास फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए आजादी होनी चाहिए, प्रतिभा विकास करना। ठीक है, साथ ही साथ जीवन में पसंद क्या हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको अवसर मिलना चाहिए, तो ये भी चीज उसके जीवन में होना चाहिए, तभी तो उसका जीवन सार्थक कहलाएगा। साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान भी होना चाहिए, जैसे कि बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक न्याय होना चाहिए, सुरक्षित जीवन होना चाहिए, जो समाज है उसमें सामंजस्य हो। ठीक है, एक तरीके से सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, कभी भी भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें हैं तो आप कह सकते हो कि उसका जो जीवन है वो सफल है। सफल मतलब सार्थक है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है, सार्थक जीवन वह है जहां पर व्यक्ति जो है स्वतंत्र है, स्वच्छ है और खासकर सुरक्षित है और शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, सम्मान महसूस करता हो। इस प्रकार से अगर उसकी जिंदगी गुजारी जाती है तो समझो कि उसका जो जीवन है वो सार्थक है। बिना इसके उसकी जिंदगी सार्थक नहीं है, बेशक कितना भी वो पैसा कमा ले। यहां तक समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से आपने जो पहला जो क्वेश्चन है ये आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इसके साथ साथ आपका जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबकी वीडियो आएगी, डोंट वरी, अच्छे से तैयारी करेंगे। अगला क्या लिखा है, भारत में धार्मिक संरचना की चर्चा कीजिए। धार्मिक संरचना का होता है धार्मिक बनावट। अब अपने देश की बात हम कर लेते हैं। हमारे देश में आप देखिए लॉट ऑफ वैरायटी है, लॉट ऑफ धर्म है। ठीक है, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान होता है भारत में। तो अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा जो धर्म कौन से है, मतलब समझो कि किसकी कौन से धर्म की आबादी सबसे ज्यादा है, तो वो है अपने सनातन धर्म, इट मींस हिंदू धर्म। देखिए क्या लिखा है, भारत में धार्मिक संरचना विविधतापूर्ण है, यानी कि बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें विभिन्न धर्मों के स्थायी, ठीक है, सह अस्तित्व है, यानी कि अच्छे से लोग रहते हैं। जहां पे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक आबादी जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू है, इसके बाद आ गए मुस्लिम, फिर आ गया ईसाई, फिर सिख, बौद्ध, जैन, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ऐसे धर्म भी हैं जो कि अल्पसंख्यक है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? अल्पसंख्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। धार्मिक संरचना भौगोलिक क्षेत्रों तथा राज्यों के विभिन्न होती है और कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट धार्मिक समूहों की अधिक घनता होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे साउथ में देख लीजिए, वहां का कल्चर अलग है, वहां पे पूजा पाठ हर चीज भिन्न होती है। आप पूरब में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वहां पे चीजें अलग है। ऐसे ही आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, ऐसे आप राजस्थान में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, हर जगह का अलग अलग चीज है, अलग अलग कल्चर है। ठीक है, यह विविधता देश के सांस्कृतिक सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है, यानी कि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
आगे धार्मिक निरपेक्ष को दर्शाता है, जहां पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो इस तरीके से भारत में धार्मिक संरचना की चर्चा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उन सीमाओं के भीतर संभावनाएं पैदा की जाती है, यानी कि उन सीमाओं के भीतर संभावनाएं पैदा की जा सकती है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। देखिए, कहते हैं कि अगर आप चाहो ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मतलब ये समझो कि ये यही बन गया है कि अगर आपका डेवलपमेंट होगा इसका मतलब पर्यावरण का नुकसान होगा। तो भाई अगर मैं बताऊं तो ऐसा ऐसा डेवलपमेंट भी संभव है जिसमें पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाकर भी किया जा सकता है या फिर बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो, कहते हैं कि घर में फर्नीचर चाहिए तो जाहिर सी बात है पेड़ों को काटना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पेड़ों को काटना पड़ेगा, लेकिन आप पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हो कि जहां पे आप 1 पेड़ काट रहे हो वहीं पे आप 4 पेड़ लगाओ। ठीक है, अलग अलग जगहों पे पेड़ लगाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने संसाधनों को यूज कर रहे हैं तो उससे कहीं अधिक हम आगे वो चीज करें ताकि भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहे। 1 पेड़ होने में कम से कम 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मतलब अलग अलग पेड़ों की अलग अलग वैरायटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पेड़ लगाते हो तो जाहिर सी बात है संसाधनों को बचा पाओगे। तो क्या लिखा है, विकास उतना ही होना चाहिए जितना प्रकृति जो है सहन कर सकती है। अगर हम प्रकृति की सीमाओं को तोड़ेंगे तो पर्यावरण नुकसान होगा और भविष्य के लिए खतरा हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं पर्यावरण की सीमाओं के भीतर विकास, जैसे हर पर्यावरण की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे जंगल कितने कट सकते हैं, नदी में कितना पानी लिया जा सकता है, जमीन कितनी खेती करने लायक है या कितना सहन कर सकती है। इन सीमाओं के अंदर रहना ही विकास करना, ताकि प्रकृति जो है हमारी नुकसान ना हो, खराब ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए, जिसमें अगर देखा जाए पानी, जंगल, मिट्टी, हवा, इन सब चीज का कितना उपयोग होना चाहिए, ये सब चीज डिसाइड होना चाहिए ताकि पर्यावरण नुकसान ना हो। साथ ही साथ दुर्घटनाओं के बिना कोई फ्री रन नहीं है। इसका मतलब क्या कहने का मतलब है, जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बात लिखा हुआ है दुर्घटनाओं के बिना कोई फ्री रन नहीं है। जैसे कहते हैं कि अगर आप जोखिम जब तक नहीं लोगे, यानी कि पर्यावरण को जब तक आप नुकसान नहीं करोगे तब तक आप अपने डिजायर को या जो चीज आप चाहते हो उसको फुलफिल नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है कि आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि कम पर्यावरण नुकसान करके अपने आवश्यकताओं को पूरा कर लो। जैसे मैंने आपको बताया, एक पेड़ को आपने काटा, इट मींस आपने नुकसान कर दिया, उसके जगह पर आप 4 पेड़ लगाते हो तो भविष्य में 4 पेड़ होंगे। ठीक है, तो यही लिखा है कि इसका मतलब है कि विकास करते समय कुछ जोखिम यानी कि रिस्क तो होते हैं, लेकिन ये जोखिम किस तरीके के होने चाहिए, ये जोखिम इस तरीके से होने चाहिए जिसकी वजह से पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान ना हो, प्रकृति हमेशा के लिए नष्ट ना हो जाए, अच्छा, या लोगों की जो सुरक्षा है वो खतरे में ना पड़ जाए। ठीक है, विकास जरूरी है लेकिन जिम्मेदारी के साथ हम अगर विकास करते हैं तो ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति के मानवीकरण का क्या अर्थ है? मानवीकरण का मतलब होता है कि मनुष्य क्या करते हैं, प्रकृति को यूज करके विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं, है ना। तो यही चीज है, प्रकृति के मानवीकरण का मतलब है मनुष्य द्वारा प्रकृति को अपने नियंत्रण में करके उसे अपनी जरूरतों को ढालना, यानी कि हम प्राकृतिक सामानों का यूज करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं हमारे पास, मतलब आवश्यकताएं हैं, उस चीज को हम फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, इसमें प्रौद्योगिकी और नवाचार मतलब होता है नई नई चीजें का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है, साथ ही साथ पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की जो प्रक्रियाएं होती है इसमें शामिल होती है। ठीक है, यानी कि अगर कहा जाए तो अपने तरीके से हम पर्यावरण को यूज करते हैं। इस दृष्टि में मनुष्य को प्रकृति का स्वामी माना जाता है जो उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मनुष्य चाहे तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने अकॉर्डिंग प्रकृति को ढाल लेता है। ठीक है, आगे यह विचार पर्यावरणवाद के विपरीत है, क्योंकि पर्यावरणवाद कहता है कि भाई पर्यावरण को बचा के रखो, जबकि मनुष्य पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो कि प्राकृतिक संरक्षण और उसके साथ सामंजस्य में रहने पर जोर देता है, क्योंकि पर्यावरणवाद क्या कहता है, चीजों को मेंटेन करके रखो, जबकि मानवीकरण हम इतना कर लेते हैं कि संसाधनों का यूज इतना ज्यादा कर लेते हैं कि पर्यावरण नुकसान होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित विकास से उभरने वाले अवसर पूरे विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। इस संदर्भ में डिजिटल
डिवाइड की व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जियोग्राफी में क्वेश्चन ही पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि सूचना और जो संचार कम्युनिकेशन करते हैं इसकी जो प्रौद्योगिकी, इट मीन जो टेक्नोलॉजी है, आधारित विकास से उभरने वाले अवसर सबको एक जैसे नहीं मिल पाए हैं। आप बताइए कि आज हमने देखा वैश्वीकरण हो रखा है, बहुत सारी चीजें हो रखी है, क्या इसका लाभ सबको एक जैसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, डिजिटल डिवाइस का अर्थ होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईटीसी तक पहुंचाना, उपयोग और सभी लोगों को लाभ देना और समान रूप से लाभ देना, लेकिन ये समान रूप से सभी को लाभ नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देश जो कि अमीर देश है, विकासशील देश जो कि गरीब देश है। ठीक है, शहरी ग्रामीण और अमीर गरीब के समूहों के भीतर स्पष्ट दिखाई देती है कि शहर के लोग ज्यादा रिच है, गांव के लोग थोड़ा सा कम रिच है। ठीक है, इसके कारण आईसीटी आधारित विकास के अवसर जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी सबको एक समान नहीं मिल पा रही है। परिणाम स्वरूप यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है, कई लोगों को डिजिटल प्रगति के लाभ से वंचित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप अमीर हो, संसाधनों को खरीद सकते हो, तभी आप इन चीजों का उपयोग कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि चलवासी पशुपालक और वाणिज्यिक पशुपालक में क्या अंतर है। अब इसका ध्यान से आंसर समझिएगा। चलवासी पशुचालक क्या होती है? चलवासी पशुचालक मतलब ऐसे पशुचालक होते हैं जो चलते फिरते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, जबकि वाणिज्यिक पशुपालक की अगर मैं बात करूं तो ये आधुनिक है और व्यवसायीकरण है। इट मींस ये व्यवसाय के लिए किया जाता है। ठीक है, एक जो चलता फिरता है और एक जो व्यवसाय के लिए आप चीजों को प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो चलवासी पशुचालक एक पारंपरिक पद्धति है जिसमें पशुपालक अपने जो पशु हैं जैसे भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां के साथ चारे और पानी की उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मतलब अपने पशुओं को खिलाने के लिए अलग अलग जगहों पे भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है परिवार की जरूरतों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल आदि प्राप्त करना होता है। ठीक है, जबकि वाणिज्यिक पशुपालक की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार का व्यवस्थित, वैज्ञानिक और व्यवसायिक तरीका है, यानी कि एक जगह पे फिक्स होकर पशुपालन किया जाता है और खासकर इसका जो उद्देश्य होता है मोटा प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, जिसमें पशुओं को नियंत्रण वातावरण में रखा जाता है, इसमें अच्छी नस्लों का चयन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं ही डेयरी फार्म खोलूं, तो डेयरी फार्म में मैं कौन से गाय को रखूंगा या कौन से भैंसों को रखूंगा, तो मैं ऐसे ऐसे गाय को रखूंगा जो कि ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। क्यों? क्योंकि मेरा काम होगा व्यवसाय करना। तो इसी प्रकार से नस्ल को चयन करके चीजों को रखा जाता है और अधिकतम उत्पादन, दूध, मांस, ऊन को आर्थिक लाभ के लिए बाजार में बेचा जाता है। तो ये जो चलवासी पशुपालक है जिसपे अपना जीवन गुजारा करवाया जाता है, और साथ ही साथ जो वाणिज्यिक पशुपालक है यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से चीजों को किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भरमौर क्षेत्र में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परिणाम स्वरूप जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ और भरमौर और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के बीच विकास के स्तर में कम हुआ, यानी कि विकास का जो स्तर है वो कम हुआ, आपस में जो व्यापार वगैरह अच्छा होने लगा, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये चीजें हुई। अन्य क्षेत्रों के बीच विकास के स्तर में अंतर में कम हुआ, यानी कि अंतर में कम होने का मतलब क्या हुआ, दोनों का जो डेवलपमेंट है एक जैसा ही होने लगा। इस कथन की पुष्टि करें तो कैसे? देखिए कहते हैं कि भरमौर क्षेत्र में ये जो आई थी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना आई थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईटीडीटी। ठीक, आईटीडीपी जो होता है, तो इसके आ जाने की वजह से वहां के जो जीवन है वो काफी परिवर्तित हुआ। कैसे परिवर्तित हुआ? पहला, परियोजना के तहत सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, पेयजल, बिजली जैसे बुनियादी सुविधाएं बेहतर रूप से उपलब्ध की जाने लगी, जिसकी वजह से लोगों का जो जीवन स्तर है काफी ऊंचा उठने लगा। कृषि हो गया, बागवानी हो गया, पशुपालन हो गया, हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से लोगों की आय तथा रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या हुआ, इन सुधारों के कारण भरमौर का विकास जो है पहले की तुलना में बहुत ही तेजी से होने लगा। भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य विकसित जो क्षेत्र है उनका जो विकास है, उसका जो अंतर है ये धीरे धीरे कम हो गया। इट मींस जितना डेवलपमेंट भरमौर का हुआ वही उतना ही डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश का भी हुआ, और इस तरीके से दोनों का डेवलपमेंट एक जैसा ही है।
अब मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नोट चाहिए, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर लीजिए, कहां से, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप कोर्स में क्लिक करेंगे, कंटेंट पे जाएंगे, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके आपको वो चाहे तो देख सकते हो। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, मात्र 49 रुपीज में आपको एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उसको भी कैसे एक्सेस करना, आप हमारे एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर 7011912793 पे मैसेज कर सकते हैं, करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वही जो नंबर आपको मैंने बताया ना, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, उस नंबर से आप ले सकते हैं ये वाला नोट जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अगला क्या लिखा है, शहरी अपशिष्टों से निपटना भारत में गंभीर समस्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। अब शहरी अपशिष्ट क्या होता है, शहरों में जो ये जो होता है ना, कूड़े करकट, इनकी बातें की जा रही है। तो देखिए, शहरी अपशिष्टों से निपटना, मलिन वस्तुएं दोनों ही भारत में गंभीर है। जैसे अगर देखा जाए, शहरों में जो अपशिष्ट से निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि हर रोज जो कूड़ा करकट आप देखते हो किस तरीके से फेंका जा रहा है और किस तरीके से निकल रहा है। भारत के शहरों में ठोस कचरे का अनुचित संग्रह करवाना चाहिए, साथ ही साथ परिवहन और निपटारा करना एक बहुत बड़ी चुनौती का वो है भारत के लिए। अगर उदाहरण में अगर मैं कहूँ तो उदाहरण के लिए बड़े लैंडफिल साइट्स जैसे गाजीपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसी जगहों पर देखा जाए पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है, और खासकर वहां पे जो स्वास्थ्य है वो खासकर जोखिम होता है। ठीक है, इसके अलावा मरीन बस्तियों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होता है, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, स्वच्छ पेयजल की कमी हो जाती है, खराब आवास स्थिति से ग्रस्त होने लगते हैं, और ये इस स्थितियां निवासियों के लिए, ठीक है, स्थितियां जो है ये ऐसी जो सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से वहां पर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। तो इस वजह से अगर कहा जाए तो जो शहरी अपशिष्ट है, जिसकी वजह से भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत में मलिन बस्तियों से जुड़ी कुछ समस्याएं बताइए। तो जैसे कि आपको अभी मैंने ऊपर बताया, जो मलिन बस्तियां हैं ये क्यों ऐसा चीजें हो पाती है, क्योंकि देखो सबसे पहले चीज वहां पर जो बुनियादी मतलब सुविधाएं हैं उस चीज का अभाव है। जैसे कि वहां पे अत्यधिक भीड़ भाड़ होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं उनके, और खासकर वहां का वातावरण अस्वास्थ्यकर होता है, अच्छा नहीं होता है। भारत में मलिन वस्तुओं से जुड़ी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। जैसे कौन कौन सी समस्याएं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो जाना, जिसमें बिजली हो गया, पेयजल उपलब्ध ना हो पाना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का एक कमी हो जाना। ठीक है, इसके साथ साथ भीड़ भाड़ और खराब आवास, मतलब रहन सहन बिल्कुल उनका खराब है, जिसकी वजह से वहां पर अच्छे अच्छे मकान नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे इस तरीके की जीवन अच्छे जीवन नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ अस्वास्थ्यकर वातावरण, क्योंकि जब वहां पे मूलभूत चीजों का अभाव है, जब वहां पे पानी और घर, स्वास्थ्य सुविधाएं ये सब उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जाहिर सी बात उनका जो जीवन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे तंग गलियां, मतलब छोटी छोटी गलियां होंगी, चारों से दुर्गंधयुक्त वातावरण होता है, खराब स्वच्छता होती है, और इन सब चीज की वजह से वहां पर एक तरीके से गंभीर बीमारी होती है। आर्थिक तनाव भी देखने को मिलता है, जैसे कि अगर देखा जाए बेरोजगारी हो जाता है, गरीबी है, वहां पे बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से समस्याएं पैदा हो जाती है, और मादक पदार्थ जिसमें लोग देखते हो ना, ड्रिंक कर करके अपना जीवन वैसे ही खराब कर लेते हैं। अगला क्या लिखा, अमानवीय जीवन स्थितियां, जिसमें इन सभी कारकों के कारण मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की जो अमानवीय जीवन जो है एक तरीके से सही नहीं हो पाता, बिल्कुल खराब हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, उच्च तकनीक या केवल उच्च तकनीक निर्माण गतिविधियों की नवीनतम पीढ़ी, इस कथन से उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। देखिए कहते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की अवधारणा की अगर मैं बात करूं तो देखिए हाई जो प्रौद्योगिकी होती है, जो हाई टेक जो चीजें होती है, कहते हैं मशीनों से ही मशीनों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि नवीनतम जो चीजें बन रही है मशीनों के ही द्वारा बन रही है। तो क्या लिखा है, उच्च प्रौद्योगिकी जिसको हाईटेक कहा जाता है, वे उद्योग हैं जो कि उन्नत तकनीक, वैज्ञानिक शोध और अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करके उत्पादन करते हैं, उन्हें आधुनिक उद्योगों की नवीनतम पीढ़ी मानी जाती है। जैसे कि देखा जाए तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, सबसे पहले उच्च स्तर की तकनीकी का उपयोग करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, रोबोटिक्स की चीजों का, आर्टिफिशियल जो चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीजें हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके साथ साथ
R&D जिसको कहते हैं कि शोध तथा विकास, ये सब चीजें होने लगी हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं लगातार अपने तकनीकी में परिवर्तन कर रहे हैं, और जो उत्पादन विकास है इसमें काफी बड़ा निवेश भी माना जाता है। इसके साथ साथ जो वहाँ का कौशल है, उच्च कौशल, अच्छी कौशल होने लगी है, जिसकी वजह से जो श्रमिक है वो हाईटेक हो गए हैं, एक तरीके से समझे कि अच्छे हो गए हैं। जैसे वहाँ पे उद्योगों में इंजीनियर, वैज्ञानिक, तकनीक विशेषज्ञों का काम करने की जरूरत पड़ जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, कम स्थान में अधिक उत्पादन, यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की तरह बड़े क्षेत्रों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर चिप, दवाइयाँ, हाईटेक मशीन छोटे छोटे कारखानों में बन सकते हैं। जरूरी नहीं इतने बड़े कारखानों की स्थापना करे, ये कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग हो गया, एरोस्पेस उद्योग हो गया, बायोटेक तथा फार्मास्यूटिकल उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम उद्योग हो गया, ये सारे उद्योग हो गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या लिखा है, बड़े पैमाने के उद्योग अलग अलग स्थानों पर क्यों चुनते हैं। तो देखिए बड़े पैमाने के जो उद्योग है अलग अलग स्थानों पर इसलिए चुना जाता है, सबसे पहले चीज ऐसे स्थान जहाँ पे उनको कच्चा माल मिल जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन करना आसान हो जाएगा। जैसे इस्पात हो गया, और उद्योगों में लो अयस्क हो गया, कोयला हो गया, बहुत इजीली मिल जाए। जहां के ये सब चीजें मिल जाए वहीं पे इंडस्ट्री लगाओ तो ज्यादा प्रॉफिट है। अगला, साथ ही साथ देखो वहां पे अगर बड़ा बाजार मिल जाता है तो वो भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बनाई गई चीजों को आप इजीली बेच पाओगे। जैसे शहरों के आसपास के जो कारखाने होते हैं वहां पे ये सब सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे बिजली था, पानी, परिवहन की सुविधाएं हो, यातायात अच्छी हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब सारी चीजें, ठीक है, वहां पे होनी चाहिए। सस्ते तथा कुशल श्रम मिलने चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को जॉब भी मिल पाए, और साथ ही साथ जो आप उद्योगों में जिन जिन लोगों की जरूरत है वो चीज इजीली आपको मिल पाए। ठीक है, आगे समझिए। शहरी नीतियां तथा कर लाभ, मतलब क्या हुआ कि सरकार का अगर टैक्स में छूट होता है तो इसकी वजह से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। अब कहा जाए कि अगर गवर्नमेंट ही आपका 20% 30% अगर टैक्स ले रही है तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं अगर ये भी ऐसी की जाए जिसकी वजह से जमीनें भी सस्ती मिल पाए उनको, और जिसकी वजह से टैक्स में छूट भी मिल पाए, तो इसकी वजह से वहां पर उद्योगों की स्थापना हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो बड़े बड़े उद्योग हैं इसकी स्थापना की जा सकती है, सारे फैक्टर्स हैं। आगे बात करते हैं, बंदरगाहों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। जो बंदरगाह होते हैं, जो पानी की जो जहाज जहाँ पे रुकते उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो इसका वो जो वर्गीकरण है किस आधार पे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात बताऊं तो इसका जो वर्गीकरण किया जाता है ये इसके सेवाओं के प्रकार के आधार पे, स्थान के आधार पर, और विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग जगहों पे किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चीज होता है प्रकार के आधार पर। जैसे एक होता है वाणिज्यिक व्यापार बंदरगाह, जहां पर यात्री यातायात करना ये सब चीज करते हैं। जैसे मुंबई बंदरगाह हो गया जहाँ पे बहुत सारी शिपें वगैरह चलती हैं। और एक होता है औद्योगिक बंदरगाह, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये सामान को लाना और ले जाने वाली चीज शामिल होती है। जैसे तेल हो गया, अयस्क हो गया, कोयला हो गया, इन सब चीजों को लाया और ले जाया जाता है। तो इस आधार पर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा के लिए स्थान के आधार पर चीजों को कैटेगराइज करते हैं। जैसे तटीय बंदरगाह की बात करें तो जो कि तट पर स्थित रहते हैं। अंतरदेशीय बंदरगाह जो कि एक देश के अंदर होता है, जैसे हुए कोलकाता बंदरगाह हो गया, ठीक है, जो नदियों तथा नहरों के माध्यम से व्यापार वगैरह होता है। अगला होता है विशिष्ट कार्यों के आधार पर। अगर देखा जैसे तेल बंदरगाह, जहाँ पे तेल के कंटेनर्स वगैरह लाए और ले जाए जाते हैं, जैसे जामनगर हो गया। और नौसैनिक बंदरगाह, जिसमें सैन्य उद्देश्यों के लिए ये सब सारी चीजें की जाती है। तो ये नौसेनाओं के लिए है, ठीक है, सैन्य उद्देश्य यानी कि सिपाहियों के लिए की जाती है। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो उपयुक्त उदाहरणों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार की इतिहास के बारे में आप बताइए। देखिए अंतरराष्ट्रीय अगर मैं व्यापार की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास प्राचीन मार्गों से शुरू होता है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो जब हम गुलाम थे तो उस समय भी अगर देखा जाए तो कई सारे व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए है ना चीजें बनाई गई थी। अगला है औद्योगिक क्रांति के दौरान जो चीजें बनाई गई, आधुनिक वैश्वीकरण के दौरान जो चीजें बनाई गई। तो आप एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे स्टेप 1 में अगर मैं बात करूं तो अंतरराज्यीय व्यापार का इतिहास अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, अंतरराज्यीय व्यापार का इतिहास प्राचीन काल से ही विनिमय के सरल रूपों से शुरू हुआ था, जो कि समय के साथ जटिल होना शुरू हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए इतिहास के चरण के उदाहरण अगर देखा जाए तो देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो देखिए सिल्ड रॉड जैसे मार्गों के माध्यम से मसालों, रेशम तथा अन्य
अन्य सामानों का व्यापार किया जाता था, यानी कि पहले इन चीजों का व्यापार किया जाता था किसके द्वारा, सिल्क रोड के हिसाब से, जो कि काफी पुरानी है। ठीक है, इसके साथ अगर मैं बात करूं औपनिवेशिक काल की, अगर मैं बात करूं, देखिए औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों से कच्चे माल निर्यात करने के लिए तैयार माल का आयात करना शुरू कर दिया। यानी कि व्यापारों में अगर देखा जाए तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, रूल करना शुरू किया, तो यहाँ से सामानों को भेजने के लिए, ठीक है, व्यापार करना शुरू किया। औद्योगिक क्रांति जब हुआ, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो इसकी वजह से परिवहन में सुधार हुआ, जिसमें स्टीम शिप रेलवे आ गई। ठीक है, स्टीम शिप आ गई जो कि भाप से चलने लगी, या रेलवे का निर्माण किया जाने लगा, इसकी वजह से व्यापार को बढ़ाया गया। और आधुनिक काल में अगर कहा जाए तो जैसे विश्व व्यापार संगठन जो हो गया के साथ वैश्वीकरण था मुक्त व्यापार समझौता, जिसको NAFTA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो व्यापार है इस चीज में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद की अवधारणा संभववाद और निख्यवाद के बीच मध्य मार्गों का अनुसरण करती है, निम्नलिखित तर्क को प्रमाणित कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, नवनिश्चयवाद का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आप पहले से डिसाइड कर लेते हो, नवनिश्चयवाद यानी कि स्टार्टिंग में आपने कहा कि मुझे ऐसा काम करना है, इसको हम क्या कहते हैं, नवनिश्चयवाद कहते हैं। अब बात आती है संभावनाएं। संभावनाओं का मतलब होता है जो चीज होने वाला है, इस चीज की संभावना है। जैसे बादल लग गया तो हमें क्या संभावना है, बारिश होगी, ये वो कहते हैं संभावनाएं। और निख्यातवाद का मतलब होता है एक तरीके से जो चीज निश्चय है, मतलब नियतिवाद में जो चीज लिखा गया कि ये चीज फिक्स है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का मार्ग होती है। बिल्कुल सही बात है कि देखिए कहते हैं कि हम सिर्फ काम कर सकते हैं, ठीक है, हम उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही चीजें होगी जिसकी हमें संभावना है और जो निश्चित हो रखा, उसके बीच की ही चीजें हो सकती हैं। अब इसको पढ़ते हैं, चीजें आपको बिल्कुल ही क्लियर होंगी। तो देखिए क्या लिखा है, नवनिश्चयवाद कहता है कि मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरीके से गुलाम है। ठीक है, नवनिश्चयवाद क्या कहता है कि मनुष्य प्रकृति के ऊपर, ठीक है, प्रकृति का पूरी तरीके से गुलाम नहीं है, मतलब प्रकृति हमें कुछ भी नहीं करवा सकती। ठीक है, पूरी तरीके से गुलाम नहीं है। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए तो संभववाद क्या कहता है, संभववाद कहता है कि न ही प्रकृति पर पूरी तरीके से हमारा नियंत्रण है। अब बड़े ध्यान से समझिए, जैसे ये मैं हूं, मतलब समझिए कि एक तरीके से हम मनुष्य हैं। मनुष्य क्या कहता है कि ये जो प्रकृति है ना, ये समझो कि बहुत सारे पेड़ पौधे, ये जो प्रकृति है ना, ये जो प्रकृति है, हम प्रकृति के ऊपर पूरी तरीके से, प्रकृति का हम पूरी तरीके से गुलाम नहीं है। और प्रकृति भी यही बात कहती है कि हम मनुष्य के पूरी तरीके से गुलाम नहीं है। कैसे, अगर मनुष्य अगर चाहे तो प्रकृति के द्वारा विभिन्न चीजों का निर्माण कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, कर लेगा, लेकिन प्रकृति भी ये कहती है कि तुम मुझे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम चाहे तब भूकंप ला सकते हैं। देखते हो ना, जिस तरीके से आप पर्यावरण को नुकसान करते हो, भूकंप आ जाता है ना, क्या तुम्हारे कंट्रोल में था, क्या तुमने कंट्रोल कर लिया, नहीं। तो कहते हैं कि अगर प्रकृति भी पूरी तरीके से मनुष्य को कंट्रोल नहीं कर सकती और मनुष्य भी पूरी तरीके से प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकता, बस यही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इस कथन को प्रमाणित करते हैं, कैसे प्रमाणित होगा, तो इस चीज को देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, नवनिश्चयवाद का मानना है कि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्रकृति द्वारा तय कई गई जो चीजें उन्हीं के बीच में कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए नदियों के क्षेत्र में हम बांध बना सकते हैं, लेकिन बाढ़ की संभावनाओं को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ बांध बना सकते हो, लेकिन प्रकृति के जो चीजें हैं उस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, उचित और जिम्मेदार तकनीक का उपयोग आवश्यक है। यह मानता है कि तकनीक से विकास संभव है, लेकिन इसका उपयोग पर्यावरण की मर्यादा में रहकर करना चाहिए। यानी कि मनुष्य स्वतंत्र है लेकिन उत्तरदायी तरीके से, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ये नहीं कि मतलब कुछ भी नुकसान किए जा रहे हैं। आगे क्या लिखा, ना पूरी तरीके से बाध्यता, ना पूरी तरीके से स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो मतलब क्या है, निश्चयवाद कहता है कि प्रकृति सब नियंत्रित कर सकती है, जबकि संभववाद कह सकता है कि मनुष्य सब कर सकता है। यानी कि नवनिश्चयवाद कहता है कि दोनों गलत है, दोनों सही है एक हद तक। यानी कि अब देखिए यही चीजों से आप समझ सकते हैं। तो निश्चयवाद कहता है कि प्रकृति सब नियंत्रित करती है, प्रकृति के हाथ में सारी चीजें हैं। संभावनावाद कहता है कि मनुष्य सब करता है, जबकि अगर देखा जाए नवनिश्चयवाद ये कहता है कि दोनों सही है और दोनों गलत है एक हद तक। ठीक है, यानी कि यह प्रकृति और मानव प्रयास दोनों में एक तरीके से समान महत्व देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पार साइबेरियन रेल मार्ग के आर्थिक महत्व को 3 बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब देखिए पार साइबेरियन रेल मार्ग क्या है,
ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है, अगर देखा जाए, जो कि पश्चिमी भाग से लेकर सुदूर पूर्वी भाग तक जाती है और इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए 93,000 किलोमीटर है। यह केवल मार्ग यूरोप को एशिया से जोड़ता है, ठीक है, यह मार्ग जो है यूरोप को एशिया से जोड़ता है, इसलिए इसे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और अंतर महाद्वीपीय रेल माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग के आर्थिक महत्व को निम्नलिखित 3 बिंदुओं के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। कौन कौन से बिंदुओं के द्वारा? सबसे पहले क्या लिखा है कि संसाधन विकास, यानी कि यह मार्ग साइबेरियन के विशाल प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि खनिज, लकड़ी के दोहन तथा उन्हें बाजार तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये इतना लंबा है जिसके माध्यम से एक स्थान से अगर हम चाहे तो संसाधन दूसरे स्थानों तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे व्यापार तथा परिवहन काफी अच्छा खासा हो जाता है इसी की वजह से, जिसकी वजह से माल का एक जगह से दूसरे जगह लाना जाना संभव हो पाता है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापारों की अगर मैं बात करूं तो यूरोप एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार का एक लिंक है, जिसके द्वारा यहाँ पर व्यापार कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके साथ साथ अब एक दूसरे रेल मार्ग की बात करते हैं जिसका नाम है पार कनेडियन रेल मार्ग के आर्थिक महत्व को तीन बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर जो पढ़ा, अगर मैं पार कनेडियन रेल मार्ग की अगर मैं बात करूं तो ये देखा जाए तो कनाडा में सबसे एक बड़ा मार्ग है, रेल मार्ग है, जिसमें अगर देखा जाए पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट को ये जोड़ता है और लमसम कितने किलोमीटर का है? 4800 किलोमीटर इसका एक वो है, ठीक है, लेंथ है। पार कनेडियन रेल मार्ग के आर्थिक महत्व को निम्नलिखित तीन बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कौन कौन से? सबसे पहला है कृषि और उद्योग। यह मार्ग कनाडा के पेयरी प्रांतों से गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पादकों को बंदरगाहों तक पहुंचाता है। साथ ही साथ उद्योगों उत्पादनों की परिवहन में एक तरीके से सहायता करता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और विकास में एक भूमिका निभाता है, जिसमें कनाडा के पूर्वी तथा पश्चिमी चीजों को जोड़ता है, जो कि राष्ट्रीय एकता को दिखाता है। साथ ही साथ आर्थिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। संसाधन पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से पर्यटन भी अच्छा खासा होता है, जो कि लोग आते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं यहीं से, और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का एक तरीके से आना जाना भी इसी के द्वारा हो पाता है। जैसे उसको लकड़ी को काट कर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, प्राकृतिक संसाधनों को लेके जाना, ये सब सारी चीजें। अब बढ़ते 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? भारत में जनसंख्या वितरण सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारणों से प्रभावित होती है, 3 तर्कों के द्वारा बताइए। तो अब देखिए भारत में अगर देखा जाए जनसंख्या वितरण जो होता है सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों से प्रभावित होता है। कैसे होता है भाई? सबसे पहला चीज सामाजिक और आर्थिक कारक। जैसे अगर मैं बात करूं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर, शहरीकरण के कारण लोग शहरों तथा विकास क्षेत्रों की ओर पलायन करते, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों की घनत्व को बढ़ जाता है। अगर कहा जाए तो जनसंख्या अगर देखा जाए तो किस तरीके से बढ़ती है, जैसे मान लेते हैं दिल्ली की जनसंख्या क्यों बढ़े जा रही है? सबसे पहले चीज यहाँ पे रोजगार इजीली मिल जाता है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छा खासा मिल जाता है, निवास स्थान मिल जाता है, हर एक चीज जीवन में मतलब जीवन में जो जिस चीज की जरूरत होती है बहुत ही इजीली यहाँ पे मिल जाती है। इसकी वजह से यहाँ की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। व्यापार का केंद्र तो है ही, तो यही सारी चीजें हैं। तो सामाजिक आर्थिक कारक बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरे नंबर पे ऐतिहासिक कारक। अब जैसे सदियों से आपने देखा होगा कि कुछ स्थान ऐसे जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नाम ही आपने सुना होगा कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स राज करते थे और अच्छी तरीके से राज करते थे। इन्होंने अपना कार्यालय का पूरा एक बिंदु बना रखा था, तो इसकी वजह से भी आबादी वहां पे बढ़ जाती है। तो क्या लिखा है? ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो राजधानी के रूप में पहले ये सारी चीजें थी, इसकी वजह से जो लोग हैं यहाँ पे आके बसना शुरू कर देते हैं। अगला है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। जहाँ पे अगर जैसे आप कहा जाए मथुरा की बात कर लीजिए, मथुरा में आबादी बढ़ी जा रही है ना, ऐसे ही अयोध्या में बात कर लीजिए, अयोध्या में आबादी बढ़े जा रही है। क्यों? क्योंकि धार्मिक चीजों का केंद्र है। तो ये चीजें भी मैटर करती है। एक तो मूलभूत आवश्यकता जिसमें सामाजिक आर्थिक चीजें आ गई, दूसरे नंबर पे ऐतिहासिक कारक आ गया, और तीसरे नंबर पे धार्मिक सांस्कृतिक महत्व आ गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मेट्रो रेल ने कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन में क्रांति ला दी। बिल्कुल ला दी। अगर शायद मेट्रो ना हो सकता है कि लोग सही समय पे ड्यूटी भी ना पहुंच पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक तरह के समय की बचत हुई, यातायात में कमी आई, और साथ ही साथ आरामदायक तथा सुरक्षा यात्रा यहाँ से होना संभव हो पाया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप चीजों को पढ़ लीजिएगा पॉज करके। आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान ने समाज में जेंडर के प्रति
संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया है, बिल्कुल दिया है। जब से कॉन्सेप्ट ये सारी चीजें आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, स्त्री पुरुष और लड़का लड़की सबको महत्व दिया जाने लगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं की जाने लगी, जिसकी वजह से जो लिंग अनुपात है उसमें सुधार हुई। जहां 2014 और 15 में देखा जाए तो रेशियो अगर देखा जाए 1000 लड़के पे 918 लड़कियां होती थी, वहीं पे 2023 से 24 में चीजें थोड़ी बढ़ गई है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ 12 ही बढ़ा है, भाई 12 बहुत होता है, ठीक है। तो ये चीजों में सुधार हुआ, हो सकता है आने वाले समय में दोनों इक्वल हो जाए, और होना भी जरूरी है, ठीक है। और जिसकी वजह से बालिकाओं को यानी कि लड़कियों को महत्व मिलना चाहिए। अगला है समान अवसर शिक्षा। यहाँ पे अगर देखा जाए सबको एक समान अवसर शिक्षाएं मिलती हैं, और खासकर महिलाओं को या लड़कियों को कुछ ज्यादा ही मिलती है, जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर भी बनते जा रही है, और साथ ही साथ उनको हर एक चीजों में पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिल रहा है। साथ ही साथ मानसिकता में बदलाव आने लगा। पहले कहाँ मानसिकता थी कि नहीं सिर्फ लड़का ही वंश को आगे बढ़ा सकता है, अब वहीं पर मानसिकता ये हो गई कि लड़का लड़की दोनों मिलकर बढ़ा सकते हैं आगे आगे। मतलब उसकी बात नहीं कर रहा था, वंश तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ इसकी बात कर रहा था कि मतलब चीजों को हैंडल करने वाली बात कर रहा था, ठीक है ना। देखिए आगे क्या लिखा है कि हानिकारक और प्रथाओं को खत्म होना। पहले क्या होता था, पहले लड़कियां जब पेट में ही होती थी तो पहले ही चेकअप करा के भ्रूण हत्या करवा दी जाती थी, है ना। इस प्रकार की चीजें जो कि बहुत ही गलत थी। आगे चल के चीजों में सुधार हुआ और आज की डेट में लड़का लड़की एक समान हो गए, जो कि महिलाओं को जब महत्व मिला तो ये सारी चीजें होने लगी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की 5 विशेषताएं बताइए। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज का मतलब क्या होता है, जहां पर अनाज पैदा करने के लिए एक तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे सबसे पहले चीज क्या करते हैं, बड़े फार्म का मतलब होता है कि बहुत बड़े खेतों में सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, और एक लंबा जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें खेती की जाती है। ट्रैक्टर हो गया, है ना, ट्रैक्टरों से जुताई हो गई, बीज बोने के लिए अलग अलग सुविधाएं हो गई इनके द्वारा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें डेयरी कृषि भी हम पढ़ेंगे, तो पहले हम ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। दूसरा है यांत्रिकरण। यांत्रिकरण के द्वारा जो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जो हो गया, थ्रेशर हो गया, इसका उपयोग करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि व्यापार के लिए अनाज का प्रोडक्शन किया जा सकता है। एकल फसल, बड़े बड़े खेतों में एकल फसल हो पाती है। अगर प्रति एकड़ अगर देखा जाए तो उपज कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा भूमि है, और उसमें अगर आप प्रोडक्शन कर लेते हो तो कोई जरूरी नहीं है प्रति एकड़ आप देखो तो अच्छा खेती हो पाता है। लेकिन अगर प्रति एकड़ देखा जाए तो जो उपज है वो कम होने लगता है आगे, क्योंकि भूमि का विस्तार अधिक होता है ना। साथ ही साथ व्यवसायिक उद्देश्यों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बाजार में बेचने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसको व्यापार करके इसको बेचना है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। साथ ही साथ अगर डेयरी कृषि की अगर मैं बात करूं तो डेयरी कृषि में देखिए सबसे पहले आ गया पशुधन प्रबंधन, जिसमें गाय तथा भैंसों की देखभाल हो गया, प्रजनन हो गया, और साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रबंधन हो गया। अगर किसी को डेयरी खोलना हो तो जाहिर सी बात है पशु प्रबंधन करना पड़ेगा, पशुओं को नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। उनके लिए श्रम प्रधानता, बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। ऐसा मत सोचो कि गायों को पालना आसान होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता। जैसे उनको खिलाना पिलाना सुबह उठकर, है ना, साथ ही साथ दूध निकालना, देखभाल करना, ये सब सारी चीजें। आगे पूंजी की आवश्यकता, ऐसा भी मत सोचो कि इसमें पूंजी नहीं लगती, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। मशीनों के द्वारा दूध निकालना हो गया, चारों का भंडारण हो गया, पशुओं की शेड हो गई, ठीक है, अच्छी नस्ल की पशुओं को रखना, ये सारी चीजें हो गई। बाजार से निकटता, अगर बाजार के पास है तो समझो कि जो डेयरी है, जो उत्पादन है, जो जल्दी खराब नहीं होगी। तो आप देखो दूध की कितनी वैलिडिटी होती है, हद से हद एक दिन 2 दिन रखो तो खत्म ही है, ठीक है। आधुनिक तकनीकी के द्वारा अगर देखा जाए तो डेयरी कर पाना बहुत ही आसान हो पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, संसार में विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की किन्हीं 5 समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए कोई 5 समस्याएं हमें बतानी है। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो विश्व में विकासशील देशों की नगरीय बस्तियों की कोई 5 विशेषताएं, पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हो सकती है। सबसे पहली चीज, जो गांव में रहने वाली जो बस्तियां हैं, ठीक है, उनकी क्या समस्याएं होती है। सबसे पहले बुनियादी चीजों की कमी, उनको अच्छा सड़क नहीं मिल पाता, परिवहन नहीं मिल पाता, बिजली नहीं मिल पाती, संचार सुविधाएं नहीं मिल पाती है। दूसरे नंबर पे स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता, पीने का पानी भी अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह अच्छी खासी नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ शिक्षा अच्छा खासा नहीं मिल पाता, इसलिए लोग शहरों की तरफ आते हैं। बेरोजगारी हो बढ़ जाती है और गरीबी बढ़े जाती है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नगरीय बस्तियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए सबसे पहला दिक्कत है वायु प्रदूषण। देखिए दिल्ली जैसी जगहों पर वायु प्रदूषण जैसी स्थिति आ गई है। जल प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही साथ कूड़ा करकट देखो कहीं भी फेंक दिया जाता है। अवशिष्टों का
अवशिष्ट मतलब क्या होता है? अपशिष्ट का मतलब होता है वही वेस्टेज। आगे आवास की कमी होने लगती है, झुग्गी झोपड़ियां होने लगती हैं, ठीक है, बहुत सारी जिसकी वजह से गंदगी फैलने लगती है। आगे ध्वनि प्रदूषण होता है, जहाँ पे आबादी ज्यादा वहाँ पे यातायात के साधन भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए वीडियो में अगर बने हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है पर्यटक शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संसार में पर्यटकों को आकर्षित करने वाली किन्हीं 4 कारकों के बारे में बताइए। देखिए पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो पर्यटन जो होता है मनोरंजन के लिए, अवकाश के लिए, सामाजिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करना होता है। ये पर्यटन का मतलब होता है एक तरीके से आप जो यात्रा करते हो घूमने के उद्देश्य, जैसे मन कर रहा है कि चला जाऊं शिमला घूम के आऊं, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले मनोरंजन के लिए जाते हैं, छुट्टियां मिली रहती है तब जाते हैं। और कई बार क्या होता है व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, भाई हम मीटिंग करेंगे, चलते हैं शिमला, वहीं पे बुला लेते हैं, तुम अपने देश से आओ, हम अपने देश से आते हैं, वहीं पे मीटिंग करते हैं। तो कई बार व्यवसायिक उद्देश्य भी की जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके कारक क्या होते हैं। सबसे पहले जलवायु, जलवायु जलवायु की वजह से लोग सुखद महसूस करते हैं। जैसे कहते हैं कि शिमला चलेंगे, हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। आरामदायक मौसम की बात की जाती है, जैसे जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हो और जहाँ पे धूप भी हो और साथ ही साथ समुद्र वाला इलाका हो और ठंडे पहाड़ क्षेत्र भी हो। आगे भू दृश्य की अगर मैं बात करूँ तो सुंदर तथा अद्वितीय प्राकृतिक दृश्य होने चाहिए, जैसे पहाड़, झीलें और समुद्र तट, रेगिस्तान, पर्यटकों की आकर्षित कर, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। अगला है इतिहास और कला की अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़े बड़े स्मारक देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। स्मारक देखने के लिए अगर देखा जाए तो आप देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए अक्षरधाम ही देख लीजिए, स्मारक ही एक तरीके से। ताजमहल देखिए लोग देखने चले जाते हैं, स्मारक है एक तरीके से। ऐसे ही बड़े बड़े जो जगह होते हैं वहां पे लोग जाते हैं। आगे सांस्कृतिक आर्थिक व्यवस्था की वजह से, जैसे त्योहार हो गया, भोजन हो गया, सस्ती सुविधाओं वाले स्थान पर भी लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे सुविधाएं जो अगर देखा जाए सस्ती मिले, ठीक है। घूमने के लिए लोग जाते हैं, जैसे नेपाल लोग पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि चलो सस्ते में काम हो जाएगा। आगे भारत में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले कोई 5 उपाय के बारे में बताती है। सतत पोषणीय का मतलब होता है ऐसा विकास जो कि टिकाऊ विकास हो, जो कि फ्यूचर को देखकर किया जाए। तो क्या लिखा है, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, मतलब क्या है, सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, ठीक है। जैसे जिसमें क्या होता है सौर और पवन ऊर्जा, ऐसे ये जो चीज है जिसका दोबारा से निर्माण किया जा सकता है, तो इसकी वजह से जो नवीनीकरण है ये चीजें हो पाएंगी। दूसरे नंबर पे जल संरक्षण करो, उसका प्रबंधन करो, वर्षा के जल को दोबारा उपयोग करो, ठीक है, और कुशल सिंचाई करो, ये नहीं कि पानी वेस्ट किए जा रहे हो। अपशिष्टों का प्रबंध करो, जिसमें कूड़े करकट को सही स्थान पे रखो ताकि बीमारियां ना हो। आगे वनीकरण करना है, वनों को ज्यादा लगाना, और जो जैव विविधता है, मतलब छोटे छोटे जो जीव जंतु है, छोटे छोटे पौधे हैं, इन सब चीज की क्या करो, एक तरीके से रक्षा करो। आगे सतत कृषि पद्धतियां, जिसमें हम क्या कहते हैं ऐसी खेती करो जिसमें जैविक खेती खेती करो। रासायनिक करोगे तो भाई फसल नुकसान हो जाएगा, सिंपल सी बात है, फसल की गुणवत्ता का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में बताइए। तो मुंबई और पुणे उद्योगों की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि मुंबई और पुणे की औद्योगिक की अगर मैं चीजों की बात करूं तो समझिए एक तरीके से प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, बम्बई और उसके पड़ोसी जिले ठाणे, पुणे, कोलाबा, ठीक है, साथ ही साथ अहमदाबाद, सतारा, सांगली, जलगांव तक, ये सब सब चीजों तक फैला हुआ है। साथ ही साथ 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया गया था। 1969 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कपड़ा उद्योगों के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स के लिए, चमड़ा, प्लास्टिक, इन सब चीज के लिए सब जगह फेमस है। मुंबई बंदरगाहों के कारण निर्यात आयात बहुत अच्छा हो पाता है। साथ ही साथ कुशल श्रम हो पाता है यहाँ पर, ठीक है। बुनियादी ढांचे हैं जैसे सड़क, रेल, बिजली, ये सब चीज अच्छा उपलब्ध हो पाता है। साथ ही साथ बात करें तो अगला है, लास्ट टॉपिक है, छोटे नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेशों को किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब छोटे नागपुर पठार कहाँ पे है, तो देखिए ये झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इसके साथ साथ अगर देखा उड़ीसा हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इन सब जगहों का इलाका माना जाता है। ये अक्सर जो है ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, बेसिकली ये इसलिए जाने जाते हैं, खनिज संसाधनों के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इनको कहा जाता है भारत का खनिज हृदय स्थल कहा जाता है। ये समझो ये हमारा हृदय है, यहीं पे सब खनिज मिलता है। आगे क्योंकि यह खनिज संसाधन जैसे लोहा, अयस्क, कोयला,
अभ्रक जो है, बांसकट जो हो गया, ये यहाँ के लिए समृद्ध है। साथ ही साथ यह क्षेत्र मुख्य रूप से अपने खनिज आधारित उद्योगों, विशेषकर लौह और इस्पात उद्योगों के लिए जाना जाता है। इसी में जमशेदपुर आ गया, बोकारो आ गया, धनबाद आ गया, ये सब उद्योगों का केंद्र है। और दामोदर घाटी हो गया, एक कोयले का स्रोत है और देश में कोकिंग कोयला का प्रमुख उत्पादन केंद्र माना जाता है। खनिजों की प्रचुरता ने भारत के धातु विज्ञान तथा विनिर्माण क्षेत्रों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो ये औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो खनिज संसाधन की वजह से बहुत सारा लाभ मिल पाता है, इस वजह से इसको छोटे नागपुर पठार उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है ओवर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। किसी भी चीज में कोई दिक्कत परेशानी तो जरूर बताइएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बस तैयारी कीजिए अच्छे से। नोट्स कैसे मिलेगा ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।